बेटा या बेटी। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उस गांव में उसका बड़ा नाम था, ऊपर से बहुत अमीर भी था। लेकिन उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो हमेशा यही चाहता था कि उसका सिर्फ बेटा ही हो, और बेटा पाने के लिए उसने कई सारी पूजा और अर्चनाएं की। डिलीवरी के टाइम पर उसने पंडित जी को घर पर बुलाया और कुंडलियां भी बनवाई। कुंडली देखकर पंडित जी रमेश से बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रमेश जी, आपका सिर्फ बेटा ही होगा बेटा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इस तरह बोलते हैं। तब रमेश बोलता है, आप सच बताइए पंडित जी, मेरा बेटा ही होगा ना? इस तरह रमेश फिर से पूछता है। तब वो पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ये देखिए, आपको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है। आपका तो सचमुच ही लड़का ही होगा। अगर नहीं हुआ तो यहीं खड़े खड़े मैं अपनी जीभ काट लूंगा। इस तरह वो पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। तभी डिलीवरी करने वाली बूढ़ी औरत बाहर निकलकर बोलती है, बेटा, आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। इस तरह वो बूढ़ी औरत बोलती है। ये बात सुनते ही रमेश और पंडित जी दोनों दंग रह जाते हैं। बेटी के पैदा होने की खबर सुनते ही रमेश बहुत दुखी हो जाता है। पंडित जी गलत भविष्यवाणी करने के कारण पंडित जी पर उसको बहुत गुस्सा आता है और उस बुढ़िया औरत से कहता है, माँ जी, जरा वो चाकू तो ले आइए। इस तरह वो गुस्से से बोलता है। ये बात सुनते ही पंडित जी बहुत डर जाते हैं और कांपते हुए बोलता है, अरे बेटा, अभी चाकू की क्या जरूरत? मैंने तो यूं ही बोल दिया था कि मैं अपनी जीभ काट लूंगा। कहीं सचमुच मेरी जीभ तो नहीं काट दोगे तुम? वैसे भी मेरी भविष्यवाणी में आधी बात तो सच ही निकली ना। इस तरह वो डरते डरते बोलता है। ये बात सुनकर रमेश गुस्से से बोलता है, अच्छा, तो फिर मैं तेरी आधी जीभ काट देता हूँ। रमेश इस तरह बोलता है। ये बात सुनते ही पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रमेश के बेटा और बेटी दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं। रमेश को बेटी से ज्यादा बेटा प्यारा था, इसीलिए वो हमेशा अपने बेटे को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता था। एक दिन रमेश का बेटा रमेश के पास आकर अपने एमसेट के रिजल्ट्स दिखाता है। उन्हें दिखाते हुए कहता है, पिताजी, ये रहे मेरे एमसेट के रिजल्ट्स। इस तरह बोलता है। उसके रिजल्ट्स देखकर रमेश दंग रह जाता है और अपने बेटे से बोलता है, अरे बेटा, ये क्या है? ये एमसेट का रैंक है या तुम्हारे दोस्त का फोन नंबर? इतना लंबा है। इतने बड़े रैंक को देखकर तुझे कौन इंजीनियरिंग में सीट देने वाला है? इस तरह रमेश बोलता है। तब रमेश का बेटा बोलता है, पिताजी, सीट मेरे रैंक के ऊपर नहीं, आपके देने वाले पैसों के ऊपर भी मिलता है। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर रमेश कहता है, हाँ हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं, खेती बाड़ी गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर तेरे पैसे भर दूंगा। इस तरह रमेश बोलता है। ये बात सुनकर रमेश का बेटा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू पिताजी। इस तरह बोलता है। तभी रमेश की बेटी भी अपने एमसेट रैंक कार्ड लेकर वहाँ पहुँचती है। वो आकर रमेश से कहती है, पिताजी, मुझे एमसेट में फर्स्ट रैंक मिला है पिताजी। इस तरह वो बड़े खुशी खुशी कहती है। लेकिन ये बात सुनकर रमेश को कोई खुशी नहीं होती और अपनी बेटी से रमेश बोलता है, अगर आया है तो इससे हमें क्या फायदा? तू क्या हमको खिलाने पिलाने वाली है? किसी न किसी दिन शादी ब्याह करके ससुराल जाना ही तो है। जाओ, जाकर रसोई में कोई काम है तो करो, जाओ यहाँ से। इस तरह रमेश बोलता है। ये बात सुनकर रमेश की बेटी रोते रोते चली जाती है। तब रमेश की पत्नी विमला रोती हुई अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर बोलती है, अरे, अभी क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हें एमसेट में फर्स्ट रैंक मिला है, तुम्हें कितना खुश होना चाहिए। इस तरह विमला बोलती है। तब विमला की बेटी बोलती है, माँ, मुझसे पिताजी इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? भैया फेल भी हो जाते हैं तो उनसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट रैंक मिला तब भी मुझे प्रशंसा नहीं करते। इस तरह वो रोते रोते बोलती है। तब विमला अपनी बेटी को चुप कराते हुए बोलती है, अरे बेटा, कोई इस तरह रोता है भला? देख, मेरी बात सुन,
तू खूब अच्छे से पढ़कर बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनना। हमें सबको सिखाना है कि बेटी बेटे से कोई कम नहीं होती, समझ गई? और सबको ये सीख सिखानी है। इस तरह वो अपनी बेटी को समझाती है। अपनी माँ की बात सुनकर विमला की बेटी उस दिन से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। सुबह शाम दिन रात वो मेहनत करके पढ़ती रहती थी। लेकिन इधर बेटा अपने पिता के लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाता है और बैटिंग और ताश जैसे खेलों में अपना समय बर्बाद करके खूब बिगड़ जाता है। एक दिन रमेश के घर बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि उसके बेटे ने बैटिंग के पैसे दिए बिना वहां से भाग गया है। वो लोग रमेश से झगड़ते हुए बोलते हैं, अरे रमेश, कहाँ है तेरा बेटा? पता है मेरे बैटिंग के पैसे लेकर उड़ गया है और कई दिनों से दिख भी नहीं रहा। आज वो पैसे लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह वो लोग बड़े गुस्से से बोलते हैं। उनकी बात सुनकर रमेश उन्हें समझाते हुए कहता है, भाई साहब देखिए, इस गांव में मेरा बहुत अच्छा नाम है। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए भाई साहब। आपके पैसे मैं पूरे के पूरे 2 दिनों में लौटा दूंगा भाई साहब। इस तरह वो समझाने लगता है। तभी वहीं पर खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, अरे ओ भाई, तुम लोग क्या अपना वादा कभी निभाते भी हो? अभी 2 दिनों पहले जब मैं आया था तो तुमने कहा था कि मेरे पैसे 2 दिनों में लौटा दोगे, लेकिन अब उसका तो कोई पता ठिकाना भी नहीं है। ऐसा अब और नहीं चलेगा। ओए, जाओ अंदर जाओ और कोई ना कोई सामान उठा लाओ। इस तरह वो आदमी बोलता है तो उसके आदमी घर के अंदर जाकर एक एक सामान लेकर बाहर आते रहते हैं और बेचारा रमेश उनसे याचना करता रहता है, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए। तभी वहाँ उसकी डॉक्टर बिटिया पहुँचती है। उन सब के पैसे उन्हें लौटाकर रमेश की इज्जत बचाती है और उन लोगों से कहती है, ये रहे आपके पैसे, फिर कभी हमारे घर की तरफ भटकना भी मत। इस तरह बोलकर उन्हें वहाँ से भगा देती है और जाकर अपने पिता से कहती है, आप दुखी मत होइए पिताजी, भैया जहाँ पर भी हो मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी और उनमें बदलाव लाऊंगी। इस तरह बोलती है। अपनी बेटी की बात सुनकर रमेश दुखी होता है और वो याद करता है कि किस तरह उसने अपनी बेटी से दुर्व्यवहार किया था और हमेशा उसे अपने प्यार से दूर रखा था और अपनी बेटी से कहता है, मैं इतने दिनों से समझता था कि हमेशा बेटा ही बेटी से ऊपर होता है, लेकिन बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी कि दोनों एक समान होते हैं। आज तूने इस घर की इज्जत बचाई, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा बेटी, कैसे चुकाऊं? इस तरह बोलते हुए वो रोने लगता है। तब रमेश की बेटी रमेश से बोलती है, ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी, ये हमारा घर है, अब मेरा अपना, क्या मैं अपने घर के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? इस तरह वो अपने पिताजी का धीरज बांधती है और अपने वादे के मुताबिक अपने भाई को ढूंढकर उसमें बदलाव लाकर एक नौकरी भी दिलवाती है। देखा ना व्यूअर्स, लड़कियां लड़कों से किसी बात में कम नहीं होती। अरे रे रे रे, ऑफिस से घर आने के लिए ना मुझे डर लग रहा है आजकल। हर दिन कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता है तेरा। किस चीज की कमी है तुझे यहाँ? हर चीज तो तेरी इच्छा के मुताबिक ही खरीद रहा हूँ ना। तुझे शॉपिंग पे जाना था तो मैंने मुंह मांगा रकम तुझे दिया, घूमने फिरने के लिए कार भी खरीद के दिया। सच कहूँ तो मेरी सैलरी और मेरे सारे कार्ड्स भी तेरे पास ही रहते हैं। इतना करने के बाद भी तुझे और किस चीज की कमी रह जाती है? इतने दिनों में मैंने या मेरी माँ ने तुझे एक बात भी नहीं कहा। तुझे और क्या चाहिए बोल? देखिए, आज के बाद आपकी माँ इस घर में नहीं रहनी चाहिए। उन्हें देखते ही मुझे चिढ़ मचने लगती है। मैं नहीं जानती कि आप क्या करोगे, लेकिन अभी इसी वक्त उन्हें यहाँ से निकाल दीजिए। बकवास बंद कर। तू कौन होती है ये सब बोलने वाली? हाँ, पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? तो ठीक है, आप ही रहिए यहाँ, मैं चली, गुड बाय। इस तरह बोलकर वो कार की चाबी लेकर जाने ही वाली थी कि सुगना बोली, अरे बेटा अब बस भी कर। बेटा तुम लोग झगड़ा मत करो। बेटी रेखा रुक जा, बेटी रुक जा।
तब उसका बेटा बोला, जाने दे माँ, जाने दे, मैं समझ लूंगा कि मेरी जान छूटी। हाँ। इस तरह गुस्से से वो अपने कमरे में चला गया। इस तरह उसने सारी बात शारदा को बताई। तुझसे ये बात बताने के लिए ही मैंने उसे कुछ बहाने बनाकर इस गांव लेकर आई हूँ। शारदा, मैं नहीं जानती कि तू क्या करेगी, लेकिन तुझे ही अब मेरे बहू और बेटे को एक करना होगा। मेरा क्या है, अब बूढ़ी हो गई हूँ, यही अकेली अपना जीवन जी लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू खुशी खुशी साथ रहें, उसने कहा। सुगना की बातें सुनकर शारदा बोली, अरे सुगना, तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा, मैं देख लूंगी, तू जाकर आराम कर, समझ गई? उसी विश्वास से मैं इतने दूर आई हूँ। अच्छा शारदा, तो मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। 2 दिनों बाद साधना अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मंदिर से घर लौटकर आ रही थी कि तभी उसे बगल में कार के मैकेनिक शेड में रेखा मिली। रेखा को देखकर साधना सोच में पड़ गई। ये क्या, देखने में तो रेखा लग रही है। हाँ, पास जाकर देखती हूँ, ऐसा सोचकर वो उसके पास गई। हाय रेखा, पहचाना मुझे? मैं तेरे साथ इंटर में पढ़ती थी, हम लोग हॉस्टल में भी साथ रहते थे। मैं हूँ साधना। अरे व्हाट अ सरप्राइज, मैं तुझे कैसे भूल जाऊं? तेरे वजह से ही तो इंटर में फेल होने वाली थी, लेकिन डिस्टिंक्शन में पास हो गई। तुझे इतनी आसानी से नहीं भूल सकती। ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे रेखा, ये मेरा ससुराल है। शादी के बाद मैं इसी गांव आ गई। और तू? इसी गांव में मेरी माँ लोग रहते हैं। इतनी जल्दी भूल गई? ओह अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे कितने दिन हो गए तुझे देखे हुए, पता है? हाँ यार, तूने सच कहा। चल गाड़ी में बैठ, जाते जाते बातें करेंगे। ऐसा बोलकर दोनों कार चढ़ गए। कार में जाते जाते साधना बोली, मैडम जी का कार तो एकदम बढ़िया है। ये कार तेरी ही है क्या? ड्राइविंग भी खूब अच्छी कर रही है तू। हाँ यार, ये ना मेरे पति ने मुझे गिफ्ट की है, मेरे घूमने फिरने के लिए। मेरी फेवरेट कार, वो भी मेरी फेवरेट कलर। अच्छा, तुझे कार क्या इतनी पसंद है? हाँ यार, इसीलिए तो कार पे छोटी सी स्क्रैच आ गई थी, उसे ठीक करवाने के लिए ही शेड गई थी मैं। अरे इसमें क्या है, एक छोटा सा स्क्रैच ही तो था। इस कार को बेचकर नया कार खरीद लेती। क्या कहा? क्या बोल रही है तू? 10 लाख रुपए की कार है, छोटी सी स्क्रैच की वजह से इसे बेच देंगे क्या? स्क्रैच को रिपेयर भी तो करवा सकते हैं। मेरा कार मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा 1 मिनट। ऐसा बोलकर साधना फोन निकालकर अपनी सासू माँ को फोन लगाती है। हेलो सासू माँ, मैं घर आ ही रही थी कि रास्ते में मुझे मेरी दोस्त रेखा मिल गई। जरा मैं उससे बातें करके घर आऊंगी, ठीक है? ऐसा बोलकर वो फोन रख देती है। अरे क्या यार, दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए भी तुझे अपनी सास से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? नॉनसेंस। ये परमिशन नहीं, इंटीमेशन था। एक बहू होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सास को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऊपर से मेरी सास बहुत अच्छी है, पूरे गांव में इनकी बहुत इज्जत है, इसीलिए मिनिमम कर्टेसी तो दिखानी ही पड़ती है। इसका मतलब तू अपने सास ससुर के साथ रहती है? हाँ यार। माय गॉड, इन बुढ़ों के साथ कैसे मैनेज कर लेती है तू? सुबह उठते ही चाय कॉफी ये वो करके जान ले लेते हैं ये। मुझसे नहीं होता ये सब। हाँ, देखने में तो बुढ़े हैं, लेकिन एक बार सोचो तो बहू के नाते उनका एक्सपीरियंस 30 से 35 साल का है। बोलो तो वो हमारे सीनियर्स हुए। जिंदगी भर के सारे सीख हम उनसे सीख सकते हैं, वो भी मुफ्त में। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो काम बन जाता है। इसीलिए कम से कम उनकी सीनियरिटी के लिए और उनके एक्सपीरियंस का तो हमें इज्जत करना चाहिए ना। लेकिन हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशन क्लासेस सुनने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन वही बातें अगर घर के बुजुर्ग बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि वो हमारी क्लास ले रहे हैं और उन्हें घर से भगा देते हैं। ऐसी हो गई है हमारी परिस्थिति। अपनी दोस्त की बातें सुनते ही रेखा
अचानक से अपनी कार रोक देती है। तब साधना पूछती है, क्या हुआ तुझे? इतना सडन ब्रेक क्यों मारा? साधना, मुझे तुझसे एक बात बतानी है। ऐसा बोलकर उसने सारी बात अपनी दोस्त को बताई। तब रेखा बोली, बता यार, इसमें मेरी गलती क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, इसमें गलत क्या है? तब साधना बोलती है, देख, अगर सही और गलत को 1 मिनट भूल जाए तो जो तूने किया उसे सैडिज्म कहते हैं। सामने वाले को दुख पहुंचाकर तो खुश रहना चाहती थी ना, उसी को सैडिज्म या साइकोइज्म कहते हैं। वैसे भी माँ बाप को प्यार करने वाले पति मिलना बहुत लकी बात होती है। ऐसे लोग ही अपनी पत्नी को उससे ज्यादा प्यार देते हैं, क्योंकि अपने पति के करीबी लोगों को ध्यान से देखभाल करना एक पत्नी के नाते तुम्हारा कर्तव्य है। तू जानती है ना, वो तुझसे कितना प्यार करते हैं और तुझे कितने प्यार से रखते हैं। देख, 10 लाख रुपए की इस कार पर जब छोटा सा स्क्रैच पड़ गया था, तूने इसका रिपेयर करवाया, लेकिन इसे बेचा नहीं ना। उसी तरह इस कार को गिफ्ट करने वाले तुम्हारे पति का तुम्हें कितना वैल्यू करना चाहिए। एक बार मेरी बात पर गौर कर। चल, तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी सासू माँ तेरे घर से चली तो गई, लेकिन इन सब से क्या तेरे पति खुश रहेंगे? वो उसी क्षण से तुझे एक राक्षस की तरह देखते होंगे, लेकिन बाहर हंसते हुए लोगों के सामने नाटक करते रहेंगे, लेकिन उनके मन में तेरे लिए कभी भी जगह नहीं रहेगी। इस तरह की झूठी खुशी तुझे सच में चाहिए क्या? देख रेखा, तूने जो आजू बाजू रेखाएं बनाई है ना, उन सबको मिटा ले, तब तुझे को समझ में आ जाएगा कि तूने क्या मिस किया है। ये सब बातें सुनकर रेखा गहरी सोच में पड़ जाती है। थैंक यू साधना, मैंने बस यही सोचा था कि मैं खुश रहूं, लेकिन मुझे अभी समझ में आया है कि मेरे साथ रहने वालों की खुशी भी मुझ पर ही निर्भर होती है। थैंक्स यार, तूने मुझे सारी बात बड़े अच्छे से बताई। मैं अभी अपनी सासू माँ को कॉल करके माफी मांगूंगी। अरे, कॉल करने की क्या जरूरत? चल मेरे साथ, हमारे घर पे ही है तेरी सासू माँ। क्या सच में? इस तरह साधना सारी बात रेखा को बताती है। साधना के घर पहुंचकर रेखा अपनी सासू माँ के पैरों पर गिर जाती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, फिर कभी मैं ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी, इस तरह कहती है। ये सुनकर सुगुणा बोलती है, अरे कोई बात नहीं बेटी, तू वापस आ गई, मेरे लिए बस यही काफी है। शारदा, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा, तेरी वजह से ही मेरी बहू मेरे पास वापस आ गई। बेटी साधना, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब रेखा बोली, चलिए सासू माँ, हम दोनों अभी के अभी मिलकर आपके बेटे को सरप्राइज देंगे। ऐसा बोलकर दोनों वहां से निकल